इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो हमने मैकेनिक्स की आपको बताया था कि मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। एक काइनेमैटिक्स थी जो कि चैप्टर नंबर 2 था और आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वही मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच जो है वो है डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स जो है उसको हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डायनामिक्स को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डायनामिक्स को डिफाइन करते हैं। काइनेमैटिक्स अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि काइनेमैटिक्स जो है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज था, लेकिन जो डायनामिक्स है इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड काज ऑफ इट्स मोशन। यानी इसमें हमने क्या करना है कि हमने ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करना है और उसकी काज ऑफ मोशन जो है यानी उसकी हरकत किस वजह से हो रही है उसको भी हमने डिस्कस करना है। और अगर साथ अफेक्ट भी हम डिस्कस करें तो उसको हम कहते थे मैकेनिक्स है ये। लेकिन हम डायनामिक्स जो कि मैकेनिक्स की ही ब्रांच है इसमें हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इसके हम क्या जानेंगे एंड काज ऑफ इट्स मोशन और इसकी हरकत के जो काज है जो वजूहात हैं उनको हमने इसमें जानना है। तो अब देखें जब भी हम किसी बॉडी को हरकत देते हैं या किसी बॉडी को रोकते हैं या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी को हमने मूव करवाना हो तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं। अब फोर्स जब किसी बॉडी पे हम लगाते हैं, किसी बॉडी पे कुव्वत लगाते हैं तो इस वजह से वो बॉडी मूव करती है यानी वो बॉडी हरकत करती है। इसी तरह से अगर कोई बॉडी मूव करती हुई हमारी तरफ आ रही है तो उसको हमने रोकना है तो तब भी हमें एक कुव्वत उस पर लगानी पड़ती है। उसी कुव्वत को हम किसका फिजिक्स में नाम देते हैं, हम इसका नाम देते हैं फोर्स का। हम उसको फोर्स का नाम देते हैं क्योंकि फोर्स मूव आर टेंड टू मूव, स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने मूव करवाना है या किसी ऑब्जेक्ट को रोकना है मूव करवाने से तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यानी फोर्स अप्लाई करने से ही बॉडी जो है वो रुकती है या बॉडी जो है वो हरकत करेगी। यानी फोर्स जो है उसकी वजह से ही, फोर्स लगाने की वजह से ही बॉडी जो है वो हरकत करती है या बॉडी रुक सकती है। अच्छा, इसमें ये बात आपने याद रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम फोर्स को अप्लाई करें तो बॉडी हरकत ही करेगी या फोर्स अप्लाई कर दें तो बॉडी फौरन रुक जाएगी। ये बड़ी अहम बातें हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है ये। अच्छा, इसमें सबसे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप जब दरवाज़ा खोलते हो, डोर को ओपन करते हो तो आप फोर्स अप्लाई करते हो। आप डोर को पुश करते हो, आप फोर्स अप्लाई करते हो, आप पुल करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। इसी तरह से अगर कोई साइकिल आपकी तरफ आ रही है, आप उसको रोकना चाह रहे हो तो आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। इसी तरह से फोर्स के लगाने से हम किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, यानी बॉडी की सिमत चेंज कर सकते हैं। यानी अगर कोई फुटबॉल आपकी तरफ आ रहा है और आपने ऐसे करके उस पर हिट लगाई तो आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है। यानी फोर्स लगाने से डायरेक्शन चेंज हो जाती है। यानी एक बॉलर, बैट्समैन जैसे बैटिंग कर रहा है, बॉलर बॉल करवाता है, बैट्समैन उसको हिट करता है, बॉल पहले आपकी तरफ आ रही थी, आपने उसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया फोर्स लगा के। इसी तरह से अगर एक एप्पल है उसको अगर आपने काटना है तो आप उसके ऊपर नाइफ रख दो तो छुरी के उसके एप्पल के ऊपर रखने से क्या सेब कट जाएगा? नहीं कटेगा, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से सेब कट जाएगा। इसी तरह से फोर्स अप्लाई करने से हम बॉडी को हरकत देते हैं या हरकत जो बॉडी हरकत में है, मोशन में है, उसको हम रोक भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस व्हाइट बोर्ड पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या ये दीवार के ऊपर जो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है क्या ये मूव कर रहे हैं, मतलब दीवार मूव कर रही है? नहीं कर रही। तो जरूरी बात नहीं है कि हम अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो बॉडी मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स मूव आर टेंड टू मूव, फोर्स क्या करेगी, मूव आर टेंड टू मूव, यानी हरकत देगी
या देने की कोशिश करेगी। स्टॉप आर टेंड टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी बॉडी को रोकेगी या रोकने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, इट इज नोटेड बाय एफ। अब फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा फोर्स को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर बार लगाते हैं, ये एरो हेड लगाते हैं। तो क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर है। अब हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी आर द क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी जो दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बयान करती हैं, उन क्वांटिटीज को हमने बताया था कि वो वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगेगी, डेफिनेटली बॉडी का कोई मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि फोर्स जब किसी बॉडी पे हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगाते हैं तो बॉडी की फोर्स के लगने से बॉडी कुछ फासला तय करेगी। तो फोर्स हम 2 न्यूटन की लगा रहे हैं, 3 न्यूटन की है या 4 न्यूटन की है, तो फोर्स लगाई तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, और जिस स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इस तरह से दोनों चीजें हमारे पास आ गई। तो इसलिए हम फोर्स को क्या कहते हैं कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम और एग्जांपल भी आपको फोर्स की देख सकते हैं, जैसे गोलकीपर है, वो उसने गोल होने से फुटबॉल को गोल के अंदर आने से रोकना है तो फोर्स अप्लाई करता है। अब फोर्स वो अप्लाई करेगा। इसी तरह से अगर को रेडी लगा रहा है बंदा, रेडी को लेके जा रहा है, तो या कोई गाड़ी जो है उसको मूव करवाना है तो उस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ये बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिससे हमें क्लियर हो रहा है कि फोर्स लगाने से हम बॉडी को जो है वो मूव करवा सकते हैं या करवाने से रोक सकते हैं, या बॉडी को हरकत दे सकते हैं या देने से रोक सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट फंक्शन ऑफ फोर्स के हैं। फोर्स कैन पुश और पुल अ बॉडी, फोर्स कैन मूव और ट्राई टू मूव, फोर्स कैन स्टॉप और try to stop a moving body, force can change the direction of a moving body, force can also change shape or size of a body on which it acts। यानी फोर्स जब किसी बॉडी पे हम लगाते हैं तो इसकी वजह से उसकी शेप या साइज चेंज हो सकता है। जैसे अगर एक बैलून है, आप बैलून को ऐसे करके कंप्रेस करो, आप फोर्स लगाओ तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, बैलून की शेप चेंज हो जाएगी। इस तरह से और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं जिस पे हम फोर्स लगाने से, जैसे कागज के पे फोर्स लगाएं उसको फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो फोर्स लगाने से हम बॉडी की शेप या साइज को भी जो है वो तब्दील कर सकते हैं। इस तरह से फोर्स के कैलकुलेशन करने का तरीकाकार भी है, लेकिन उससे पहले मैं फोर्स का यूनिट बता दूं कि फोर्स का जो यूनिट है, ऐसे यूनिट फोर्स का न्यूटन है या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये फोर्स का यूनिट न्यूटन क्यों है, और फोर्स को कैलकुलेशन करने का हम डिटेल में मेथड जो है वो न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है वहां पे हम देखेंगे, क्योंकि न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स की डिफाइन का पता चला था। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो भी हमने आगे चल के न्यूटन्स के लॉ पढ़ने हैं, तो वहां से मैं आपको बताऊंगा कि हमने फोर्स को डिफाइन कैसे किया था। कैलकुलेशन ऑफ फोर्स करनी है तो मैथमेटिकली इसका फार्मूला F इज इक्वल टू एम में, F इसमें फोर्स है, M मैस है, A फॉर एक्सेलरेशन है, F इज इक्वल टू एम में, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। बहरहाल इसको डिटेल में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में करेंगे। तो सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी कि जो आपको बता दी हैं कि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कौन कौन सी है। अब हम बात करते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो है वो किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यानी इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी जो रेजिस्ट करती है, मज़ाहमत करती है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी रेस्ट या मोशन की स्टेट जो होगी उसकी तब्दीली जो होगी उसके खिलाफ जो होगी वो मज़ाहमत करेगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया, क्योंकि इनर्ट वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है मज़ाहमत, मुखालफत। तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बॉडी जो है वो क्या करेगी? रेजिस्ट करेगी एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो इनर्शिया के हवाले से गैलीलियो का पॉइंट ऑफ व्यू जो है और न्यूटन्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके बारे में ज़रा मैं आपको बता दूं। गैलीलियो ऑब्जर्व दैट इट इज़ ईजी टू मूव आर टू स्टॉप द लाइटर ऑब्जेक्ट्स देन हैवियर ऑब्जेक्ट। हैवियर ऑब्जेक्ट्स आर डिफिकल्ट टू मूव और इफ मूविंग द डिफिकल्ट टू स्टॉप।
न्यूटन का व्यू क्या था? न्यूटन कैन इंक्लूड दैट every body is to change in state of rest or uniform motion in a straight line. He called this property of matter is inertia. उसने इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम दिया था। यानी गैलीलियो का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि लाइटर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको मूव करवाना आसान होता है, लेकिन जो हैवियर ऑब्जेक्ट होते हैं उनको मूव करवाना मुश्किल है। लाइटर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको मूव करवाना आसान है, लेकिन हैवियर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको मूव करवाना मुश्किल होता है। ये गैलीलियो का पॉइंट ऑफ व्यू था। उसके बाद न्यूटन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी जो है, इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी चेंज जो आती है उसके खिलाफ क्या करती है, मज़ाहमत करती है। यानी अगर बॉडी को हम हरकत देंगे तो वो रुकने की कोशिश करेगी, यानी हम मूव करेंगे तो वो रुकने की कोशिश करेगी। इस तरह से अगर किसी बॉडी को रोकते हैं तो वो अपनी मोशन को जारी रखने की कोशिश करेगी। ये है इनर्शिया। इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है। यानी आप देखिए खुद से बॉडी ना रुक सकती है ना बॉडी जो खुद से चल सकती है। ये पॉइंटर मैंने ऐसे रख दिया है, तो अब ये मूव नहीं कर सकता। कब मूव करेगा? जब इसमें हम फोर्स अप्लाई करेंगे, कोई कुव्वत लगाएंगे तो इस वजह से ये मूव करेगा। इस तरह से अगर कोई बाइसाइकिल आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स लगाने से ही बॉडी रुकती है, फोर्स लगाने से ही बॉडी जो है वो हरकत करती है, मोशन में आती है। तो इसलिए inertia is the property of a body due to which it resists any change in state of rest or motion. यानी अपनी रेस्ट या मोशन की चेंज जो है उसके रेजिस्ट करती है, उसको मज़ाहमत करती है। अब एक और बात यहाँ पे बड़ी अहम है इनर्शिया के हवाले से कि इनर्शिया जो है इसमें हमारे पास जो है वो ये बात भी है कि ग्रेटर मैस होगा तो ग्रेटर इनर्शिया होगा, स्मॉलर मैस होगा तो स्मॉलर इनर्शिया होगा। ग्रेटर द मैस ग्रेटर विल बी इनर्शिया एंड स्मॉलर द मैस स्मॉलर विल बी इनर्शिया। यानी अगर एक ट्रक आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको रोकना चाह रहे हो तो अब उसका मैस ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा? ग्रेटर मैस ग्रेटर इनर्शिया उसका होगा क्योंकि उसके इनर्शिया ग्रेटर है। इस तरह से स्मॉलर मैस होगा, यानी एक साइकिल है उसका इनर्शिया भी थोड़ा होगा। इनर्शिया क्या है कि चेंज ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन जो है, यानी उसको रोकना आपके लिए एक छोटे बाईसाइकिल को रोकना आसान है, लेकिन एक ट्रक को रोकना आपके लिए मुश्किल है क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है। तो ग्रेटर द मैस ग्रेटर विल बी इनर्शिया, यानी उसकी रेजिस्ट जो होगी मोशन की या स्टॉप की जो है वो उसकी मज़ाहमत जो होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि ग्रेटर मैस है तो ग्रेटर इनर्शिया होगा, और स्मॉलर मैस अगर है तो इनर्शिया भी क्या होगा? स्मॉलर होगा। उम्मीद है आपको इनर्शिया की काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे इनर्शिया के हवाले से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। एक गिलास है, इसके ऊपर मैंने कार्ड रखा है और ऊपर इसके मैंने जो है एक कॉइन रखा हुआ है। तो अब ग्रेविटी जो होगी वो किधर अमल करेगी? इसका वेट जो है W = mg वो डाउनवर्ड अमल करेगा, और इस कार्ड की जो फोर्स है रिएक्शन फोर्स वो किधर को लगेगी? वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। लेकिन जब हम तेजी के साथ क्विकली इस कार्ड को बाहर की तरफ खींचेंगे तो सिक्का जो होगा, कॉइन जो होगा, वो गिलास के अंदर चला जाएगा। क्यों? किसकी वजह से गया है? ये इनर्शिया की वजह से गया है। यानी इनर्शिया की वजह से सिक्का क्या होगा? सिक्का गिलास के अंदर चला जाएगा। गिलास के अंदर जाने की वजह क्या है? वो इनर्शिया है। इस तरह से मैंने एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसके ऊपर कुछ कॉइन्स रख दिए इकट्ठे करके। अब मैं पीस ऑफ पेपर को तेजी के साथ बाहर खींच लेता हूं, इसको निकाल लेता हूं, तो इस वजह से क्या होगा? ये सिक्के अपनी जगह पे ऐसे ही रहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में कर सकते हो कि सिक्के ऐसे ही रहेंगे क्योंकि कागज को मैंने तेजी के साथ बाहर निकाला है। तो इसकी वजह भी क्या है? इसकी वजह भी इनर्शिया ही है, विच रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, जो अपनी रेस्ट या मोशन की मज़ाहमत करता है, चेंज जो आता है उसमें मज़ाहमत करता है। तो इसलिए ये भी इनर्शिया की वजह से सारा जो है काम होगा। यानी इनर्शिया किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या अपनी जो मोशन है उसकी चेंज को रेजिस्ट करेगी। ये बात याद रख लें, इसको आप अच्छी तरह से अपने माइंड्स में बैठा लें कि इनर्शिया क्या चीज़ है। तो इस तरह से उम्मीद है आपको इनर्शिया समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं जी मोमेंटम की, कि मोमेंटम क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। किसी बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी है पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, यानी मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसी को हम मोमेंटम का नाम दे रहे हैं। तो मोमेंटम को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। यानी इसमें हमारे पास मोमेंटम में दो चीज़ें आने वाली हैं, एक तो इनर्शिया होगा
और दूसरी क्या है, बॉडी की मोशन यानी वेलोसिटी होगी। तो जब इनर्शिया और वेलोसिटी मिल जाएंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम बोलेंगे। यानी मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, यानी मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा, हासिल ज़रब होगा, उसी को हम किसका नाम देंगे, मोमेंटम का नाम देंगे। आगे चल के इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। तो क्वांटिटी क्या है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है। मैथमेटिकली इसको पहले आपको बता दूं कि मोमेंटम P इज इक्वल टू mv होता है। P क्या है, P मोमेंटम है और m मास है, v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसके ऊपर मैंने बार लगाए हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। तो मोमेंटम ये दोनों चीज़ें रखता है, मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी है, इसलिए मोमेंटम होगा। और मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या वेक्टर है। मोमेंटम की डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, यानी जिधर को वेलोसिटी की डायरेक्शन है उधर को ही मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। अब मोमेंटम को मैथमेटिकली आपको बता दिया, P इज इक्वल टू mv लिखते हैं और इसका यूनिट क्या है, मोमेंटम में मास m जो है ये मास है, इसका यूनिट kg होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड। और न्यूटन सेकंड जो है वो किसका यूनिट है, वो मोमेंटम का यूनिट है। अब इसकी एग्जांपल्स में जरा बात कर लेते हैं। मोमेंटम कब प्रोड्यूस होगा, मोमेंटम तभी प्रोड्यूस होगा जब बॉडी मोशन में होगी, जब बॉडी मूव करेगी। अगर बॉडी मोशन नहीं करती, बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी मोमेंटम के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, मोमेंटम के लिए जरूरी कंडीशन यह है कि बॉडी का मास भी हो और बॉडी मोशन में भी हो, यानी दोनों चीज़ों को होना जरूरी है। अगर वेलोसिटी भी बॉडी की होगी और मास भी होगा तो ही मोमेंटम होगा। अगर वेलोसिटी सिफर हो जाती है तो मोमेंटम बॉडी का सिफर हो जाएगा, यानी बॉडी का मोशन में होना जरूरी है। अगर बॉडी मोशन में नहीं है, बॉडी रेस्ट में है, तो मोमेंटम क्या उसका हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल मोमेंटम की और देता हूं, यानी एक हमारे पास ये आप समझें एक बड़ा ट्रक है और इस तरह से एक छोटी गाड़ी हमारे पास है। अब इनके मैसेस, इसका मैस कुछ और है, इसका मैस कुछ और है, लेकिन एक ही स्पीड के साथ जा रही है, यानी इनकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकंड है। तो क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा, दोनों का मोमेंटम डिफरेंट होगा। बेशक उनकी वेलोसिटी सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है। जब यहाँ पे मोमेंटम के फार्मूले में आप वैल्यू लगाओगे तो मास डिफरेंट होने की वजह से जब वेलोसिटी बेशक एक जैसी है, यानी 20 ही है, जब दोनों को मल्टीप्लाई आप करोगे तो फिर क्या होगा, फिर इसका आंसर बड़ा आएगा, इसका आंसर छोटा आएगा, क्योंकि ये मास है, बड़ा है, बड़ा मास है तो डेफिनेटली बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है। वेलोसिटी 20 जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बड़ा आंसर आएगा, तो इसलिए इसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा। अब एक और एग्जांपल कि अगर दोनों गाड़ियाँ जो हैं उनका मास भी बराबर है और उनकी वेलोसिटी भी बराबर है, तो फिर मोमेंटम क्या होगा, फिर दोनों का मोमेंटम एक जैसा ही होगा, क्योंकि इसका मास भी उतना ही है, उतना ही मास है, वेलोसिटी भी सेम है। तो जब फार्मूले में आप वैल्यू लगाओगे तो आंसर आपके पास क्या आएंगे, एक जैसे आएंगे। तो इसलिए मोमेंटम जो है इसको समझना बहुत ज़रूरी था कि मोमेंटम में दो चीज़ें होती हैं, एक यानी कि इनर्शिया जो कि प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी है, यानी मैटर का ही नाम इसको न्यूटन ने कहा था कि इनर्शिया जो है इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी है, किसी बॉडी की ये प्रॉपर्टी है, किसी बॉडी की खासियत है। तो इसलिए मोमेंटम में मास भी होता है, वेलोसिटी भी होता है, तो इसलिए मोमेंटम डिपेंड किस पे करेगा, मोमेंटम डिपेंड करेगा मास और वेलोसिटी पे, या सिंपली हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, यानी मोमेंटम का इन्हिसार जो वो दो चीज़ों पे है, एक तो इसमें इनर्शिया होता है और दूसरा इसमें क्या चीज़ होती है, दूसरा इसमें वेलोसिटी होती है। अच्छा, एक यहाँ पे टर्म है नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स होती है कि तमाम फोर्सेस जो होती हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को हम नेट फोर्स का नाम देते हैं, कि जितनी भी फोर्सेस अगर किसी बॉडी पे 1 न्यूटन लग रही है, 2 न्यूटन लग रही है, 3 न्यूटन लग रही है, 4 न्यूटन 5 न्यूटन लग रही है, तो इन तमाम फोर्सेस को अगर हम सम कर दें तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास नेट फोर्स आ जाती है। तो इस तरह से हमने आज 3 टॉपिक को डिस्कस किया है। एक हमने फोर्स आपको डिफाइन करना बताया है, मजीद फोर्स के बारे में न्यूटन फर्स्ट लॉ में हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने ही हमें फोर्स की डिफाइन दी थी, और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ में ये फार्मूला हम प्रूव करेंगे, क्योंकि हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है कि कितनी फोर्स लग रही है, तो वही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन होगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने इनर्शिया को देखा, फिर हमने मोमेंटम को देखा। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमारे जो टॉपिक हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से लर्न करना है, ताकि आपको मज़ीद जो आपके कुछ पॉइंट्स
जो है वो क्लियर हो जाएंगे। आप लेक्चर को फिर एक दो बार सुना करें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो इस तरह से हमारा आज का जो टॉपिक्स फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम जो है वो ख़त्म हुआ। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।